आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः एक नए प्रवर्तन के साथ संस्कृत की क्लास को दोपहर में लेके आए हैं आपके सामने। आपकी संधियां चल रही थी जो हमने खत्म की, और एच ओ वायवा संधि को हमने दोस्तों खत्म किया था। अब इसके बाद हमने अयादि संधि भी पढ़ ली थी, वृद्धि संधि भी पढ़ ली थी, गुण संधि भी पढ़ ली थी। आज हमें चर्चा करनी है अपनी अगली संधि पर। और अगली संधि दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी शायद पूर्व रूप और पररूप संधियां हैं, तो पहले हम पररूप संधि को पढ़ते हैं। पररूप संधि यह क्लास आपके दो बिंदुओं से इंपॉर्टेंट है। पहला, आपकी टीईटी एग्जाम्स हो, कोई भी संस्कृत व्याकरण है, संधियां हैं तो आएगा। दूसरा, आपका तृतीय सेमेस्टर डीएलएड तीसरे सेमेस्टर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोनों का कंबाइन में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोनों में एक ही चीजें हैं, अलग अलग पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, और आप लोग भी दो दो क्लास देख के उब जाएंगे, तो इसलिए एक ही साथ चल रहा है सारा। हमारा सूत्र है इसका एंग परिरूपम। एंग पररूपम, तो पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? एंग पररूपम है। इसमें होता क्या है देखिए दोस्तों, एंग प्रत्याहार में क्या होता है? ए और आई। क्या होता है? ए और ओ। एंग में क्या होता है? ए और ओ। इसके पहले अवर्णांत आ आए, आ वर्णांत क्या आ जाए? आ जाए। देखिए, हम पहले पर रूपम को समझते हैं। पर रूप क्या होता है? पर रूप का मैं कहने का मतलब हो गया, ये जो दो पद होते हैं कभी भी संधि के करेंगे, तो ये पहला पद है वो कहलाता है पूर्व पद, और दूसरा कहलाता है पर पद। अर्थात कहने का मतलब हुआ यहां कि पूर्व पहले वाला पद बाद जैसा हो जाए। ध्यान से सुनना, पहले वाला पद बाद जैसा हो जाए, यही तो होता है पर रूप। अर्थात कहने का मतलब आ, ए और ओ हो जाए, यही है पर रूप। तो एंग पररूपम पररूप संधि करने का सूत्र है। पररूप का तात्पर्य क्या हुआ कि पहले वाले वर्ण, पहले वाला आ बाद में आए हुए ए और ओ जैसा हो जाए, या ए और ओ ही हो जाए, यही पररूप कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, प्रधन एजते। प्रधान एजते। अब बताइए, यहां आप देखते ही हम अभी अगर इसको कह दे तो आप तत्काल पता है कौन सा संधि मानने वाले हैं? प्र में हलंत निकालेंगे, अरे सर आ हो गया, ये हो गया, आ और ये मिल गया, आई बन गया, और दीर्घ संधि आप ठोक देंगे, तत्काल ठोक देंगे नहीं? ओ माफ कीजिए, दीर्घ आकाशवर्ण दीर्घ वृद्धि संधि, क्या बोल गया मैं भी, वृद्धि संधि ठोक देंगे। कौन सी संधि लगा देंगे? वृद्धि संधि लगा देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें वृद्धि संधि नहीं होती। अब सर वृद्धि संधि क्यों नहीं होती? तो देखिए, हम प्रा से आ को निकालते, इसे स्वर रहित करते हैं, धन एजते, और मैंने बताया संधि का नाम है पररूप। पररूप संधि का मतलब होता है कि पहले वाला वर्ण जो आ है, ये बाद वाले वर्ण एक ही तरह हो जाए। अर्थात कहने का मतलब हो गया प्रधन, आ इसमें मिल जाएगा, एजते बन जाएगा, ये ए इसमें जाएगा, प्रेजते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजते हो जाएगा। पहले आप संधि को समझ लीजिए, बाद में मैं इसके रूल्स तो लिखवा दूंगा। पर रूप को समझ लीजिए, आपने पर रूप जान लिया तो पर रूप संधि भी जान गए आप। इसके बाद हम एक संधि और पढ़ेंगे पूर्व रूप, तो उसमें भी ऐसे जानेंगे। तो पर रूप संधि में आप पर रूप जान गए कि बाद वाला वर्ण जो है पहले वाले वर्ण जैसा हो जाए, जो बाद का वर्ण है वो है पहले वाले वर्ण जैसा हो जाए, तो ये होता है प्रेजते। क्या होता है? प्रेजते। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं मित्रों, और हमारी आगे चर्चा की इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। प्रेजते हो गया। अब इसके नियम को देख लेते हैं, और ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, जितने आज यहाँ एग्जाम्पल लिखवा दिए जाए आपको समझ लेना, वही एग्जाम्पल आपके पेपर में रखे मिलने हैं, चाहे टीईटी हो। तो फिर इसमें होता क्या है? अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद
अवर्णांत उपसर्ग हो, मतलब आ अंत में आए, इसके बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो हमारा क्या बन जाता है, पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब क्या हो गया, ए और ओ के समान हो जाएगा। काय के समान हो जाएगा, ए और ओ के समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, बिंदु से थोड़ा भ्रमित हूंगा। 14 फरवरी को जैसे मैंने बोला था, पुलवामा अटैक के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में मास्टर स्ट्रोक क्लास अपनी आने वाली है। तो उसका जो टाइमिंग मैंने बोला था कि अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे रखूंगा, तो 5 बजे ही रहेगा। लेकिन चूंकि संडे पे आपकी कोई क्लास नहीं होती, तो मैं सोच रहा हूं जो पहली मास्टर स्ट्रोक क्लास हो वो 15 मिनट की होगी, इसके बाद की सारी 10-10 मिनट की होंगी क्लासेस। तो हम चाहते हैं कि प्रतिदिन जैसे कि 7:15 पे गणित की क्लास होती है डीएलएड वाला, तो उस दिन संडे में, इसी संडे में 14 फरवरी को संडे के दिन सुबह 7 बजे, न्योता अभी से दे रहा हूं, सुबह 7 बजे सभी लोग आएंगे एक साथ। मैं चाहता हूं मास्टर स्ट्रोक क्लास के लिए 15 मिनट के लिए आप अपने सभी दोस्तों को कहें कि सुबह 7:15 पर हर रोज की तरह 7:15 से 7:30 क्लास होगी, और 14 फरवरी की क्लास में सबको निमंत्रण है, आना है। उस क्लास में आपको मास्टर स्ट्रोक की विशेषताएं, और इससे धाकड़ पहली क्लास होगी कि आप लोग आदी बन जाएंगे सुबह 5 बजे जगने के। ये मेरा दावा है आपसे, ऐसी धाकड़ क्लास आने वाली है। मास्टर स्ट्रोक क्लास अभी आपके पास है 3 दिन पूरे। आज है बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिचर, इसके बाद गुरुवार, शुक्र, शनिचर 3 दिन का समय, और आज समय 4 दिन का समय है। मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, वह जो मास्टर स्ट्रोक क्लास आएगी वह आपके टीईटी हो, सुपर टीईटी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी ऐसे बिंदु लेके आएंगे कि प्रत्येक एग्जाम वाला बंदा देख सकता है। कोई भी एग्जाम हो वह बंदा देखेगा। ऐसी क्लास, उसका नाम ही रखा ना मैंने, मास्टर स्ट्रोक क्लास। तो मैं चाहता हूं कि आप 14 फरवरी को सभी लोग पूरा जोर लगाएं, और 7:15 पे क्लास स्टार्ट होगी, 7:30 तक मात्र 15 मिनट की क्लास में। उस दिन मैं देखना चाहता हूं कम से कम 50 लोगों की संख्या। आपको ये निमंत्रण सबको दे देना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो हमने पररूप संधि देख लिया, ए ओ के समान होगा। चलें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा था, प्रधन एजते तो होता है प्रेजते। अगला हम देखें, अगर हम कहें उपधन औषधि, उपधन औषधि, तो ये हो जाएगा उपोषति। देखिए क्यों, अवर्ण उपसर्ग है, उपसर्ग है, 22 उपसर्ग होते हैं अपने संस्कृत में, तो उपसर्ग है, अवर्णांत है, बाद में आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखिए अवर्णांत उपसर्ग के बाद औषधि एक धातु है, हालांकि 2000 धातुएं होती हैं। अब सर आप कहें कि कैसे 2000 याद करें, आपको 2000 याद नहीं करनी। जितने एग्जाम्पल पढ़ाए जा रहे हैं यही एग्जाम्पल कक्षा 1 से ले, मतलब कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक एससीईआरटी बुक्स में दिए हैं। इसके बाहर पूछेगा नहीं। मैक्सिमम इंटर तक का लेवल तो सुपर टेट में उन्होंने रखा कि इंटर के समकक्ष का लेवल आएगा, और टीईटी में तो वैसे भी 8 तक का लेवल आता है, तो इससे आउट एग्जाम्पल नहीं देगा। इसमें बंधा हुआ है पीएनपी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जितने एग्जाम्पल पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपोषति। क्या हो जाएगा, उपोषति। चलें अब हम अगला एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं, और अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रधन औषधि। प्रधन औषधि तो हो जाएगा, आ ओ में जुड़ेगा तो प्रोसति। प्रोसति क्या हो जाएगा, प्रोसति। अवधन एही, धन एही, एही एक धातु है, अवसर्ग है, तो हो जाएगा अवेही। तो क्रिया हम करके दिखा दें आपको, जिस जो लास्ट में जुड़े हैं अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं उनको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अवर्णांत उपसर्ग है, तो अव से आ निकल गया, धन एही, बस यहां कुछ नहीं होना, ये आ इसमें मिल जाएगा, और मिल गया आ तो हमारा बन जाएगा अव धन एही। आ का लोप हो गया, आ समाप्त हो गया, अवेही शब्द बन गया। चलिए अगला हम देखते हैं। अब जैसे अगर आपको कोई कह दे कि प्रधन एतत् में बताओ, प्रधन एतत्, तो यहां देखिए ये अवर्णांत उपसर्ग तो है, लेकिन एतत् कोई धातु नहीं होती है, तो इसमें नहीं बनेगा। अगला हम देखते हैं
चलिए अब इसमें फिर संधि कौन सी होगी प्रधन तत्व में, तो इसमें दीर्घ संधि वो माफ कीजिए वृद्धि संधि आप लोग कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। उपधन एजते, उपधन एजते, उपधन एजते, एजते धातु है तो उपे आ ए उपेजते। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पररूपम। पररूप संधि अपवाद काय का है, तो पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। तो प्रश्न बन सकता है कि वृद्धि संधि का अपवाद बताइए, तो पररूप संधि है। पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पररूपम है। पररूप का अर्थ क्या होता है कि बाद वाला पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण जैसा हो जाए तो वह हमारा पररूप कहलाता है। दोस्तों इसके साथ मैंने जो विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि आपको पढ़ा रखी है। आपका भी एक प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्या संधियों को यहाँ विराम देके स्वर संधि खत्म करके आपके समास शुरू किए जाएं, क्योंकि हम संधियां पहले पढ़ा चुके हैं। तो सभी लोग पुरानी प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरी संधियां मैंने वहां पढ़ाई हैं। अगर समय रहता है तब देन दोबारा करा देंगे रिवीजन के तौर पर व्यंजन संधि, और यदि आप कहते हैं तो मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। लेकिन कल की क्लास से समास या विभक्ति दो में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। समास या विभक्ति दो में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट होगा, और जो शेष संधियां रह जाएंगी आपकी व्यंजन संधि, वो धीरे धीरे वीकली एक दो क्लासेस संधि की डालते रहा करूंगा। आप लोग देख लिया करें, रिकॉर्डेड क्लास होगी, कोई समस्या नहीं है। अब हम इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपनी पूर्व रूप संधि पर। किस पर चलते हैं, पूर्व रूप पर। और पूर्व रूप संधि को भी हम जानते हैं बड़े करीब से, पूर्व रूप संधि क्या होती है। अब देखिए ये पररूप थी, अब हमारी संधि होनी है पूर्व रूप। कौन सी होनी है, अरे ऊपर क्या लिखा था, पूर्व रूप संधि, गलत लिखा था, ऑफलाइन बैचेस का है दोस्तों, इस टाइम भी रहते हैं ना। पूर्व रूप संधि, इसमें क्या होता है, इसका सूत्र हम लिख लेते हैं, एंग पदांती, एंग पदानांती, पदांतति, एंग पदानांतति, यह सूत्र है इसका। अर्थात कहने का मतलब ए और ओ किसी पद के अंत में हो, ए और ओ पद के अंत में हो, और इसके बाद ह्रस्व आ जाए, क्या आ जाए, ह्रस्व आ। कैसा आ होना चाहिए, है ह्रस्व आ होना चाहिए, तो यह हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप। अब देखिए हमने पहले कहा था इसको हम कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं परपद, परवर्ण होता है, परपद हो जाए। तो अब इसमें क्या है कि परपद बाद वाला पद पहले वाले पद जैसा हो जाए, बाद वाला पद पूर्व जैसे पद जैसा हो जाए, बाद में आया हुआ ह्रस्व आ ए और ओ जैसा हो जाए, तो पूर्व रूप संधि कहलाती है। और इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि बाद वाला वर्ण पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण जैसा हो जाए तो कौन सी होगी, पररूप हो गई, और बाद वाला वर्ण पहले जैसा हो जाए तो पूर्व रूप। जिसके जैसा होना है वही संधि है। यदि बाद वाले में होना है, बाद वाले पद जैसा, तो पररूप हो जाएगी, पहले जैसा होना है तो पूर्व रूप हो जाएगी, तो यह पूर्व रूप संधि हो गई। अब इसके भी उदाहरण तगड़े वाले हैं, पहला ही देख लीजिए। अच्छा, यह जो संधि होती है ना, यह अपनी संधि गुण संधि का अपवाद होती है। किस संधि का अपवाद होती है, गुण संधि का। तो देखिए गुण संधि का अपवाद, गुण संधि का क्या है, अपवाद है। ये क्या है, गुण संधि का अपवाद है। किस संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। ए और वो धन आ पूर्व रूप हो गया। अब आगे हम दोस्तों इस पर चर्चा कर लेते हैं। हरे धन आओ, अगर हमें दे दिया जाए एग्जाम्पल, हरे धन आओ, हरे धन आओ। अब यहां देखिए हम अगर गुण संधि लगाएं तो अंत में ए आ गया, आ मिला के ये करके हरेयो कर देंगे अपन। तो हरेयो में उस संधि विच्छेद अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हरे धन इव नहीं होना चाहिए। हरेयो में बनेगा क्या, यहां देखिए हरे, तो हर रा से हमने ए निकाला और आ को जोड़ के वा कर, ये आ इस ए में मिल जाएगा, ये आ इस ए में मिल जाएगा और मिलके ये अवग्रह जैसा बन जाता है। तो हो जाएगा, माफ कीजिए, ये आ इसमें ए में मिल जाएगा और ए ही रहेगा और वाह हो जाएगा, और यहां पर हमारा हो जाएगा हरेब। ऐसा लिख दें आप, लेकिन आपको ऐसे लिखना है
हरेव, ये इसलिए ये अवग्रह दिखाता है कि यहां आ था और आ का लोप हो गया। तो सबसे बड़ी रूप तो यही है पूर्व रूप संधि का। पहचान क्या है? अवग्रह का आना। यदि अवग्रह नहीं आता है ऐसा लिखा मिला है तो आप ध्यान दें, क्योंकि जरूरी नहीं अवग्रह आएगा, क्योंकि आ वर्ण पूर्ण वर्ण ए में मिल गया और मिलके आ का हो गया लोप, लोप के स्थान को दर्शाता है यहां। चले अगला देखते हैं हम। अगर हमें विष्णु धन अव कर दिया जाए, विष्णु धन अव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? विष्णु धन अव कर दिया जाए, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? विष्णु, यहां से हम ओ निकालेंगे तो विष्णु धन ओ धन आओ, ये आ इस ओ में मिल जाएगा तो ये बन जाएगा विष्णु धन ओ, तो हो जाएगा विष्णु, विष्णु। ठीक है, तो यहां देखिए अवग्रह हो गया, संधि युक्त पद हो गया दोस्तों। तो अभी इतनी आपको पूर्व समझ लेना है, पूर्व को, और इसमें अवग्रह ये पूर्व रूप संधि का साइन आप देख लेना यदि जहां ये मिल जाए। और है क्या कि बाद वाला वर्ण पहले जैसा हो जाए तो पूर्व रूप, और पहले वाला वर्ण बाद जैसा हो जाए तो पर रूप। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बाहर नहीं जाएगा ये दावा है। चलिए, रमे धन अत्र, रमे धन अत्र, तो ये क्या हो गया? रमेत्र। ये देखिए आ यहां मिल जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। अगला देखते हैं, नमो धन अस्तु, नमो धन अस्तु, तो हो जाएगा नमोस्तु। तो देखिए यहां क्या होगा, जो अभी अभी आए हैं वो भी समझ लीजिए। नमो में हमने ओ निकाला और धन अस्तु हो गया, ये आ इस ओ में मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो ये बनेगा नम धन ओ धन स्तु, तो ये हो जाएगा नमोस्तु। क्या हो जाएगा? नमोस्तु। अगला देखें, को धन अवादित, को धन अवादित, को धन अवादित। याद रखें दोस्तों, इसमें कोई शर्त नहीं है कि धातु होनी चाहिए, उस वाले में शर्त है, इसलिए ज्यादातर पूर्ण रूप ना पूछ के पर रूप पूछता है, क्योंकि वहां पर अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए पहले तो, और उसके साथ साथ धातु के ए और ऐ होने चाहिए। और जबकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो पद के अंत में ए और ओ आने चाहिए, जो हर बार आ रहे हैं। आप देख लें पद के अंत में ए और ओ, ए और ओ, ए ओ चले, इसका भी क्या होगा? ये भी बन जाएगा कोवादीत। लीजिए भाई, अगला देखते हैं और एग्जाम्पल, बालो धन औदत, बालो धन औदत, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आ इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा बालोदत। ये देखिए ये भी इस प्रकार से बन गया। गुरोधन अत्र, एक और देख लीजिए, चलिए, गुरो धन अत्र, तो ये क्या हो गया? ग्रोत्र। क्या हो गया? ग्रोथ। देखिए, तो इतने आप एग्जाम्पल कर लीजिए, यदि ये समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर बताएं। और लास्ट स्वर संधि हम देखते हैं, प्रकृति भाव संधि। क्या देखते हैं? प्रकृति भाव संधि। इसमें कछु नहीं है, हाँ बिल्कुल बुंदेलखंडी में इसका सूत्र होता है प्लुत प्रज्ञा अति अचि नित्यम प्रकृति भाव। देखिए भाई, प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र जो इसका होगा वो होगा प्लुत प्रज्ञा, प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम, अचि नित्यम, प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम, अर्थात प्लुत और प्रज्ञा वर्णों
को प्रकृति भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए। प्लुत और प्रज्ञ वर्णों के बाद यदि अचि नित्यम बाद में स्वर आ जाएं तो इनकी कौन सी होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लुत और प्रज्ञ वर्णों के बाद अच आ जाए तो कौन सी संधि होनी है? प्रकृति भाव। यहां कोई संधि नहीं होती, यह संधि को रोक देता है। संधि नहीं होती है, दो पद जुड़ जाते हैं तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी संधि है जो संधि होते हुए भी संधि युक्त पदों को मिलाती नहीं है, संधि को रोक देती है। अर्थात कहने का हम जो है यहाँ जो अपनी प्रज्ञा संज्ञा होती है ना, तो प्रज्ञ वर्ण होते हैं दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, एकारांत, द्विवचन की। दीर्घ इकारांत, उकारांत, एकारांत। इकारांत क्या होता है? जिनके अंत में बड़ी ई हो, हरी जैसे बनेगा, बड़ी इकारांत। उकारांत बधू, तो ये उकारांत हो गया दोस्तों। क्या हो गया? उकारांत हो गया। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उन वर्णों पर ये सारी चीजें क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। चले दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखा हमने कि दीर्घ इकारांत उकारांत, यदि ये नहीं होते, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल समझाएं कि हम कहते हैं हरिधन एतो, हरिधन एतो ऐसा हो जाता। तो देखिए दीर्घ इकारांत है, उसके बाद अच स्वर आ गया। अच में सारे स्वर होते हैं। हमारे मूल स्वर कितने होते हैं आप लोग बताएं? संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के इनका आंसर देना है। तो हरिधन ये तो हमें समझ में आ गया, दीर्घ इकारांत के बाद आ गया तो ये संधि को रोक देगा। क्या बनेगा? हरि धन, मतलब धन का साइन हटा के हरि एतो। अब ध्यान दो, यदि ये नहीं होता तो हरि एतो में पता है यण संधि हो जाती। क्या हो जाती? क्योंकि यण संधि का सूत्र क्या होता है? एको यणाची, एक के बाद एको यणाची, एक के बाद यदि एच आ जाए तो काय में बदल जाता है, वह यण हो जाता है, और ई यहाँ या में बदल जाती और ये बन जाता हरि एतो, ऐसे हो जाता। तो याद रखिए कि संधि को रोकने वाला सूत्र कौन सा है? प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम। प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम से कौन सी संधि होती है? तो प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम से प्रकृति भाव संधि होती है। तो याद रखना, जैसे गंगे धन अमु, और एक एग्जांपल और ले लें विष्णु धन इमु, विष्णु धन इमु। तो देखिए यहां विष्णु द्वितीय है, उकारांत है, तो चलिए क्या बनेगा? विष्णु इमु। नहीं तो यहां भी संधि हो जाती, ऊ आ गया इक के बाद, ई उ रीली के बाद स्वर आ गया, यहां भी यण संधि हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि यह यण संधि को रोक सकता है, यह यण संधि होने से रोकता है। दोस्तों जिनने सारे लेक्चर देखे हैं कंटिन्यू, वो बहुत अच्छा कार्य किया, और जिनने अभी तक संधि नहीं देखी है वो पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। व्यंजन और विसर्ग संधि के लिए आप पुरानी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। और कल से अपन या तो समास लाएंगे या विभक्ति लाएंगे, आप कौन चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलें उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं दोस्तों, कि आपको एक सारणी तैयार करनी है। हालांकि मैं मास्टर स्ट्रोक क्लासेस के दौरान आपको और चीजें समझाऊंगा। आपको क्या करना है, यहां लिखना है संधि, संधि का नाम, यहां लिखना है आपको सूत्र संधि का। क्या लिखना है? यहां लिखना है सूत्र, फिर आपको लिखना है उदाहरण, उदाहरण, बस ऐसे बनाना है। सूत्र लिख लीजिए। जैसे कि हम कहते हैं कि अपनी कौन सी है, यण संधि है, यण संधि कौन सी आप लीजिए, आप दीर्घ ले लीजिए, पहली दीर्घ पढ़ाई थी मैंने, दीर्घ संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है? अकः सवरेण दीर्घा। इसके नीचे लिखिए कि अक प्रत्याहार के बाद अक आ जाए तो दीर्घ हो जाता है, अका सवरेण दीर्घा। और उदाहरण लिखिए हिमालय, हिमधनालया, विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी। इस प्रकार से आप पूरी सीरीज बनाएंगे और आई होप कि इसकी आप फोटो खींच के ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे। आपकी कंटिन्यूटी, यदि आप एक बार कंटिन्यू होते हैं ना तो सारे लोग फिर लगता है हाँ भाई मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं। ऐसे आप प्रतियोगी भावना उत्पन्न कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। आप एक कोई दो कोई तीन कोई मेहनत करिएगा, आपके सारे दोस्त आपसे जलने लगेंगे और वो भी मेहनत करके जुड़ने लगे। सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों को सुधारने का कि आप खुद पढ़ो और उन्हें बताओ आज बेटा मैंने ये पढ़ा, तूने क्या पढ़ा है। वो तत्काल में पढ़ेंगे। आपसी मेल मिलाप को बनाए रखें, उनको बताएं कि मैंने यहां से पढ़ा, आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा रही, ऐसे ऐसे ट्रिक
के सबसे देखिए। अच्छा भाई मुझे ये लिंक भेज, मैं भी देख रहा हूँ कौन सर पढ़ाते हैं। ऐसे में और कंपटीशन की भावना प्रबल होती है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है उनके आप जवाब दीजिए, और यदि आप यहाँ का नाम लेते हैं तो वो भी यहाँ को इंस्पिरेशन, उन्हें प्रेरणा मिलेगी जुड़ने की। तो इस प्रकार की आप सारणी पूरी तैयार कर लेंगे। हो तो एक और यहाँ बना लेना सूत्र का हिंदी में अर्थ। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में, और सायंकालीन आज साइकोलॉजी में देखना ना भूलें मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत महान सिगमंड फ्राइड, और मैथ में होगी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की बौछार। और देखते हैं आज कितने लोग मिलते हैं मैथ की क्लास में। बाय, टेक केयर, आप सभी अच्छे रहेंगे, आपका दिन शेष दिन अच्छा गुजरेगा। मिलते हैं सायंकालीन बेला में 7 बजे। बाय।